हेलो एवरीवन, लर्निंग पिक्सेल्स पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष और आज मैं आपके लिए एडोब इलस्ट्रेटर क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूं। ये 2 से 3 क्लासेस की कोर्स होगी और इसमें हम इलस्ट्रेटर की सभी बेसिक पॉइंट्स कवर करेंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं इलस्ट्रेटर पर और जब आप फर्स्ट टाइम इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे तब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जिसे हम वेलकम स्क्रीन कहते हैं। यहाँ से हम किसी प्रीवियसली एग्जिस्टिंग फाइल ओपन कर सकते हैं या फिर एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है तब आप सिंपली यहाँ ओपन पर जाइए और जहाँ से भी आपको जो भी फाइल ओपन करनी है वो आप यहाँ से लोकेट करके सिंपली ओपन करेंगे और वो फाइल ओपन हो जाएगी। उसी तरह से अगर आपको कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है तब आप यहाँ से क्रिएट न्यू कर सकते हैं या फिर आप यहाँ फाइल मेन्यू में जाकर कंट्रोल एन आपको शॉर्टकट मिल रहा है यहाँ से भी आप न्यू टैब पर क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हैं। तो मैं अभी कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ और यहाँ आपको एक न्यू विंडो मिलती है। यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप जो न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं उसमें आपको क्या चीजें चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ आप नाम दे सकते हैं। उसके बाद आप जो भी चीज डिजाइन करनी है आपको उसकी साइज आपको डिफाइन करनी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं 1080 पिक्सल्स बाय 1080 पिक्सल्स की एक पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से इनपुट दे दिया है। यहाँ से आप इसकी यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये डिजाइन पिक्सल्स में चाहिए, सेंटीमीटर, इंचेस, फीट, आपको जो भी यूनिट रखना है आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद अभी देखिए विड्थ और हाइट इक्वल है। अगर मैं हाइट 1920 कर देता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर ओरिएंटेशन के ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको ये पोर्ट्रेट मोड में चाहिए या फिर लैंडस्केप मोड में चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको आर्ट बोर्ड के ऑप्शन मिलते हैं। आपको सिंगल आर्ट बोर्ड चाहिए या मोर देन वन आर्ट बोर्ड चाहिए, आप यहाँ से मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से ब्लीड का ऑप्शन मिलता है। इसे कुछ लोग मार्जिन भी कहते हैं, जिसे मार्जिन कहने एक्चुअली गलत है। ब्लीड अगर आपको देना हो तो आप यहाँ से 10 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, जो भी ब्लीड्स आपको प्रोवाइड करने हैं डिजाइन में। नॉर्मली ब्लीड प्रिंटिंग के लिए यूज होती है। अगर आप कोई डिजिटल डिजाइन बना रहे हैं फॉर स्क्रीन तब आपको ब्लीड देने की कोई जरूरत नहीं होती। जब आप पैकेजिंग डिजाइन, विजिटिंग कार्ड डिजाइन, कोई भी प्रिंट मीडिया के डिजाइन कर रहे हैं तब आपको ब्लीड हमेशा देना होता है। तो उस केस में आप यहाँ से ब्लीड डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास कलर मोड होते हैं। मेजर 2 कलर मोड होते हैं, एक आरजीबी और एक सीएमवाई के। आरजीबी जो है वो लाइट के कलर्स होते हैं या फिर स्क्रीन के कलर्स आप कह सकते हैं। तो जब भी आप किसी मोबाइल के लिए या फिर किसी स्क्रीन के लिए लाइक एलईडी टीवी के लिए या फिर आजकल आपको शॉप्स में भी एडवर्टाइजमेंट के लिए स्क्रीन्स देखने को मिलते हैं या फिर कंप्यूटर में आपको कोई ऐड डिजाइन करनी है तो उन चीजों के लिए हम आरजीबी मोड रखेंगे। और अगर हमें प्रिंट मीडिया के लिए काम करनी है लाइक हमें विजिटिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड, ब्रोशर्स, फ्लेक्स, ये सब चीजें जब डिजाइन करनी होती है तब हम कलर मोड सीएमवाई के रखते हैं। उसके बाद आपको रिजोल्यूशन का ऑप्शन मिलता है। अभी मैं इसे आरजीबी मोड पर रखता हूं क्योंकि हमारी ये जो क्लास है वो यूट्यूब पर चलेगी जिसे आप मोबाइल या कंप्यूटर पर ही देखेंगे। तो उसके लिए मैं आरजीबी कलर मोड रखता हूं। इसके बाद आपको यहाँ से रिजोल्यूशन की ऑप्शन मिलती है। रिजोल्यूशन में काफी सिंपल सा फंडा है। जब आपको किसी स्क्रीन के लिए काम करना है तब आप 72 ppi जो कि है पॉइंट्स पर इंच या फिर पिक्सल्स पर इंच, तब आप स्क्रीन के लिए 72 रखिए और अगर आपको प्रिंट करना है तब आप 300 रखिए। रेयर केसेस में जब आपको क्वालिटी अच्छी नहीं चाहिए होती है और फाइल की साइज आपको कम करनी हो तब आप 150 ppi भी रख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है। स्क्रीन के लिए जब आप डिजाइन कर रहे हैं तब आपको 72 ppi रखनी है और जब आप किसी प्रिंट मीडिया के लिए डिजाइन कर रहे हैं तब आपको 300 ppi रखनी है। अभी हम YouTube के लिए डिजाइन कर रहे हैं इसलिए हमारी रिजोल्यूशन होगी 72। बाकी जो चीजें हैं वो एडवांस की चीजें हैं तो इन्हें मैं अभी छोड़ देता हूँ। इसके बाद आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको आपकी न्यू डॉक्यूमेंट मिल चुकी है।
और ये जो आपको चीजें दिखाई दे रही हैं इसे हम कहते हैं वर्क स्पेस। लेफ्ट साइड आपको यहाँ पर टूल बार दिखाई दे रही है, राइट साइड जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं इन्हें हम पैनल्स कहते हैं। टॉप में आपको किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह ही मेन्यू बार दिखाई देगी, और यहाँ जो सेकेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है इसे हम ऑप्शन बार कहते हैं। आइए वर्क स्पेस को समझते हैं। देखिए, कोई भी डिजाइनर जब काम करता है तो डिजाइन के अकॉर्डिंग और डिजाइनर के भी अकॉर्डिंग वो सभी चीजों को सेट करके रखता है। जैसे कि यहाँ मुझे कलर शो हो रही है, हो सकता है किसी डिजाइनर को ये कलर यहाँ नहीं किसी और लोकेशन पर चाहिए होता है, या फिर आप कुछ ऐसा डिजाइन बना रहे हैं जिसमें कोई चीज एक जगह चाहिए, किसी और डिजाइन में दूसरी जगह चाहिए, तो उस हिसाब से हम ये वर्क स्पेस अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए आपको कलर पैनल दिखाई दे रही है। अगर मुझे कलर पैनल यहाँ नहीं चाहिए तब मैं इसे क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करूंगा और यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए अब वो कलर पैनल स्क्रीन से हाइड हो चुकी है। अब अगर मुझे फिर से वो कलर पैनल चाहिए तब मैं यहाँ विंडो में जाऊंगा और यहाँ देखिए आपको कलर शो हो रही है, तो मैंने यहाँ कलर ऑप्शन पर क्लिक किया और ये पैनल मुझे फिर से मिल गई है। अब अगर मैं चाहता हूँ तो इसे मिनिमाइज करके भी रख सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इसे एक्सपेंड भी कर सकता हूँ, और मैं इसे फिर से पहले वाले लोकेशन पर चाहता हूँ तब मैं इसे ड्रैग करके ले जाऊंगा, और जब ये ब्लू बॉक्स मुझे शो होगी तब मैं क्लिक रिलीज कर दूंगा और यहाँ देखिए फिर से कलर पैनल अपने जगह पर आ चुका है। तो इस तरह से इस पैनल में जितनी भी चीजें हैं, यहाँ जैसे कि आपको कैरेक्टर पैनल शो हो रही है, अलाइनमेंट की पैनल, इमेज ट्रेस, पाथ फाइंडर, ये सारी चीजें आपको विंडो के अंदर यहाँ मिल जाएंगी। तो इन्हें आप एक एक करके क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। जिन चीजों में आपको टिक दिखाई दे रही है वो अभी आपको स्क्रीन पर शो होंगी, और जिनमें टिक नहीं है वो आपको शो नहीं होंगी। यहाँ पर आपको वर्क स्पेस के अंदर देखिए बने बनाए प्रीसेट्स मिलते हैं। अभी ये इसेंशियल्स क्लासिक में है। अगर आपको किसी और वर्क स्पेस में काम करना है तो आप यहाँ से कोई भी वर्क स्पेस चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने इसेंशियल्स लिया और यहाँ से वर्क स्पेस चेंज हो चुका है। फिर से मुझे दूसरी वाली वर्क स्पेस चाहिए, तब मैं फिर से विंडो में जाऊंगा, वर्क स्पेस, और यहाँ से इसेंशियल्स क्लासिक, और मुझे फिर से मेरी पुरानी वाली वर्क स्पेस मिल चुकी है। इसी के साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपने वर्क स्पेस कस्टमाइज कर लिया और अब आप उसे अपने नाम से सेव करके रखना चाहते हैं, तो उसका भी ऑप्शन इलस्ट्रेटर आपको देता है। आप विंडो में जाइए, वर्क स्पेस, और यहाँ देखिए न्यू वर्क स्पेस। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको नेम का ऑप्शन मिलेगा। इसे आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, और जैसे ही आप ओके करेंगे आपको यहाँ पर एक अपने नाम का वर्क स्पेस मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं टूल बार की ओर। तो यहाँ लेफ्ट साइड आपको टूल बार मिलेगा। इसकी पोजीशन भी अगर आपको चेंज करनी है तब आप देखिए यहाँ क्लिक करके इसे ड्रैग कीजिए और इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इलस्ट्रेटर में आपको जिन भी पैनल्स पे इस तरह से एरो दिखाई दे रहा हो वहां आपको उसे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने का इस तरह से ऑप्शन मिलता है। तो टूल बार पर फर्स्ट टूल आपको मिलती है सिलेक्शन टूल, और इसकी शॉर्टकट आपको यहाँ शो होगी जो कि है वी। तो जब भी आप कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक सिलेक्शन टूल आप सिलेक्शन में मिल जाएगी आपको। इसके बाद आपको जिस भी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफॉर्म करना है उस ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूं तब ये फर्स्ट वाली रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गई, और अगर यहाँ क्लिक करता हूं तब ये लास्ट वाली रेक्टेंगल सेलेक्ट होगी। और अगर मैं एक से ज्यादा सिलेक्शन करना चाहता हूं तब फर्स्ट वाले रेक्टेंगल पर क्लिक करने के बाद मैं कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करूंगा, और जिस रेक्टेंगल पर भी मैं क्लिक करूंगा देखिए वो दोनों रेक्टेंगल्स अभी सेलेक्ट हो गए हैं। इसके बाद अगर मुझे यहाँ थर्ड ऑप्शन पर भी सिलेक्शन चाहिए तब मैं उस पर क्लिक करता हूँ, और सपोज अब मुझे फर्स्ट रेक्टेंगल नहीं चाहिए तब मैं उसमें भी शिफ्ट प्रेस करके वहां क्लिक करूंगा और वो डीसेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करना तब आप यहाँ बाहर कहीं भी स्क्रीन पर क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए, और इस तरह से आपके वो ड्रैग की जो रेक्टेंगल है जिन ऑब्जेक्ट्स को कवर करेगी वो सभी ऑब्जेक्ट्स इस तरह से सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं बाकी रेक्टेंगल्स डिलीट करता हूँ
और अब देखिए, अगर आपको इलस्ट्रेटर में जूम इन या जूम आउट करना है तो कीबोर्ड में उसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जूम इन के लिए और कंट्रोल माइनस जूम आउट के लिए। उसी तरह से अगर आप कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं तब जो आपकी आर्ट बोर्ड है, ये जो व्हाइट कलर की रेक्टेंगल आपको शो हो रही है, एक्चुअली आपकी डिजाइन उस रेक्टेंगल के अंदर ही बननी होती है और इसे हम आर्ट बोर्ड कहते हैं। स्टार्टिंग में जो हमने देखा न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते वक्त कि आर्ट बोर्ड आपको 1 चाहिए या मोर देन 1 चाहिए का ऑप्शन जो आपको शो हो रहा था, वो इसी आर्ट बोर्ड के लिए ही था। उसे हम आगे चलकर देखेंगे। तो देखिए, जब आप कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं तब आर्टबोर्ड आपकी फिट टू स्क्रीन हो जाएगी, मींस स्क्रीन के साइज में हो जाएगी। अगर आप कंट्रोल 1 करते हैं तब आपकी आर्टबोर्ड 100% जूम हो जाएगी। ये चीज आपको यहाँ से पता चलेगा। देखिए, यहाँ पर 100% लिखा हुआ है, तो अभी जो आर्टबोर्ड है वो 100% जूम हो चुकी है। कंट्रोल 0 आप करते हैं तब आर्टबोर्ड आपकी स्क्रीन में फिट हो जाएगी। अभी देखिए, यहाँ से ये 22.98% जूम है। इसी के साथ ही अगर आप कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करके माउस व्हील स्क्रॉल करते हैं तब इस तरह से आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको आर्टबोर्ड मूव करनी है तब आप अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस कीजिए और देखिए कर्सर अभी हैंड टूल में कन्वर्ट हो गई है। और अब अगर आप माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसे कहीं भी मूव करते हैं तब आर्टबोर्ड आपकी उस डायरेक्शन में मूव होगी। स्पेस बार प्रेस करने के बजाय आपको यहाँ टूल बार के लास्ट में यहाँ देखिए हैंड टूल मिल रहा है, तो आप हैंड टूल लेकर भी आर्टबोर्ड मूव कर सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद वापस आप सिलेक्शन टूल पर आ जाइए और आप कोई भी ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम सिलेक्शन टूल के बाकी यूज के बारे में सीखते हैं। पहली चीज तो ये हो गई कि आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में काम करना है, वो कोई भी काम हो, चाहे कलर चेंज करना हो या फिर उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी और चेंजेस करने हो, आपको सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप जैसे ही इसके कॉर्नर पर अपनी कर्सर ले जाएंगे, मैं थोड़ा इमेज जूम कर लेता हूं। आप जैसे ही इस तरह से कॉर्नर पर ले जाएंगे तब देखिए एरो चेंज होती है और अब आप इसके साइज और रेशियो दोनों आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसके रेशियो मेंटेन करते हुए चलना है तब आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कीजिए और अभी देखिए अगर मैं इसे छोटा या बड़ा करता हूं तब इसकी लेंथ और विड्थ की जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगी और अगर शिफ्ट प्रेस नहीं करते तब वो रेशियो चेंज होगी। आप कर्सर थोड़ा और बाहर अगर ले जाते हैं तब देखिए कर्सर कुछ इस तरह से मिलता है। तो अभी अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तब इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। और पहले की ही तरह अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रोटेट करते हैं तब जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो 15 डिग्री के मल्टीपल में इस तरह से रोटेट होगी। ठीक है, तो आपको जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप ऑप्शन बार पर देखें तो यहाँ कुछ चीजें आपको मिल रही हैं, इन पर हम चलते हैं। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है फिल कलर की। तो अगर आप इस एरो पर क्लिक करें तो यहाँ देखिए स्विच पैनल आपको शो हो रही है। ये सेम चीज आपको यहाँ भी शो होगी। देखिए यहाँ स्विचेस है, तो यहाँ जो चीजें आपको शो हो रही हैं वही सेम चीजें आपको यहाँ पर भी शो हो रही हैं। तो इनमें से आप किसी भी कलर को अगर क्लिक करते हैं तब इस ऑब्जेक्ट की फिल कलर जो है वो चेंज होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रोक मिलता है। तो स्ट्रोक अभी 1 पॉइंट है, यहाँ देखिए आपको ब्लैक कलर शो हो रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट का स्ट्रोक है। अगर इसे मैं 10 पॉइंट कर देता हूं तो देखिए कोई भी चेंज नहीं हुआ। उसका रीजन ये था कि अभी रेक्टेंगल सेलेक्ट नहीं है, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूं और अब इसे मैं 10 पॉइंट कर देता हूं। अब देखिए इसकी स्ट्रोक 10 पॉइंट हो गई है। और अगर मुझे स्ट्रोक की कलर चेंज करनी है तब देखिए यहाँ सेकंड ऑप्शन में यहाँ से आप स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं इजिली। ठीक है, उसी तरह से देखिए ये दोनों कलर्स आपको यहाँ टूल बार के लास्ट में भी मिलते हैं। तो ये जो सामने आपको शो हो रहा है ये कंप्लीट बॉक्स बना हुआ है, ये आपकी फिल कलर होगी। और सेकंड जो आपको सिर्फ स्ट्रोक शो हो रही है जो कि बीच से आपको हॉलो दिखाई दे रहा है,
वो स्ट्रोक का कलर होता है। तो अगर आपको फिल कलर चेंज करना है तो आप यहाँ डबल क्लिक कीजिए और यहाँ आपको कलर पिकर या कलर पैनल शो होगा आपको। तो यहाँ से आप ह्यू सेट कीजिए और यहाँ से आप उसकी सेचुरेशन लाइटनेस सेट करके जो कलर आपको चाहिए वहां सेलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। यहाँ से आपकी कलर चेंज हो चुकी है। और अगर अब आपको इसके स्ट्रोक की कलर चेंज करनी है तो आप यहाँ डबल क्लिक कीजिए, सेम पैनल ओपन होगा और यहाँ से आप इसकी कलर चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ ही सपोज जैसे कि अभी इसकी फिल कलर में ग्रीन है और स्ट्रोक में ब्लू कलर है, मैं चाहता हूं कि ये दोनों कलर्स आपस में इंटरचेंज हो जाए। तो यहाँ आपको एक एरो दिखाई दे रहा है स्वैप फिल एंड स्ट्रोक और उसकी शॉर्टकट है शिफ्ट एक्स। तो इसे अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए ग्रीन और ब्लू आपस में चेंज हो चुके हैं। और यहाँ जैसे कि हमने देखा स्ट्रोक की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, इसे आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ सिंगल क्लिक कीजिए और माउस स्क्रॉल इस तरह से अगर आप अप या डाउन करते हैं तब इसकी वैल्यू, या इलस्ट्रेटर में कोई भी वैल्यू आपको चेंज करनी है आप सिंपली माउस स्क्रॉल करके कर सकते हैं। अब हम स्ट्रोक के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। इसके लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और फिर से मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और एक मैंने रेक्टेंगल बना लिया। अब देखिए मुझे इस रेक्टेंगल के और कॉपीज चाहिए। तो उसके लिए मैं कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करूंगा और जहां भी मैं इसे ड्रैग करके ले जाऊंगा वहां मुझे एक और कॉपी मिल जाएगी। अल्ट प्रेस कीजिए, लेफ्ट क्लिक करके ऑब्जेक्ट ड्रैग कीजिए और रिलीज कर दीजिए। जहां भी आप ले जाएंगे वहां आपको उसकी कॉपी मिल जाएगी इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके स्ट्रेट लाइन में मिले, मीन्स एग्जैक्टली इसी लेवल पर ही आपको आगे जाकर ये ऑब्जेक्ट मिले, तब उसके लिए आप अल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस कीजिए। तब ये या तो यहाँ से 45 डिग्री पर आएगी या ये हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकली ऊपर या नीचे होगी। तो मुझे ये हॉरिजॉन्टली राइट साइड चाहिए, तो मैं इस तरह से अल्ट और शिफ्ट दोनों प्रेस करके मैंने इसकी कॉपी बना ली। और अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करता हूं तो मुझे उसकी मल्टीपल कॉपीज मिलती जाएंगी। तो अभी हमारे पास 3 रेक्टेंगल्स हैं। अब हम स्ट्रोक की और प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने फर्स्ट रेक्टेंगल सेलेक्ट किया है और आप यहाँ स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे तब देखिए अलाइन स्ट्रोक के ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन सेंटर अलाइन का है। मैं सेकेंड रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैंने इनसाइड अलाइन सेलेक्ट किया और थर्ड रेक्टेंगल सेलेक्ट करके मैंने आउटसाइड अलाइन सेलेक्ट किया। अभी देखिए रेक्टेंगल्स तीनों सेम है, तीनों की साइज सेम है, लेकिन फर्स्ट वाले रेक्टेंगल में जो स्ट्रोक है वो सेंटर अलाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ देखिए स्ट्रोक अभी 13 पॉइंट्स की है, तो उसमें से हाफ हाफ पार्ट जो है स्ट्रोक की मीन 7.5 एंड 7.5 उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी है और बाहर भी है। और सेकंड ऑप्शन में स्ट्रोक पूरी तरह से ऑब्जेक्ट के अंदर है, उसी तरह से लास्ट वाले में स्ट्रोक पूरी तरह से उस ऑब्जेक्ट के बाहर है। तो यहाँ अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट तीनों सेम है पर उनके स्ट्रोक की अलाइनमेंट हमने अलग अलग रखी हुई है, इसलिए आपको उनके साइज अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप इसके स्ट्रोक्स सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉर्नर के ऑप्शन मिलते हैं। अभी देखिए तीनों रेक्टेंगल्स के कॉर्नर्स जो है आपको शार्प 90 डिग्री दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ से सेकेंड ऑप्शन राउंडेड कॉर्नर कर लूं तब देखिए फर्स्ट और लास्ट में जो इसके कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हो गए हैं। तो जो राउंडेड कॉर्नर का ऑप्शन है वो इनसाइड स्ट्रोक में काम नहीं करता, वो सेंटर और आउटसाइड स्ट्रोक में ही काम करता है। उसी तरह से यहाँ आपको बेवल जॉइंट के ऑप्शन मिलते हैं, तो अगर आपको बेवल में चाहिए तब आप इस तरह से बेवल भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कैप्स का है, तो वो आपके क्लोज पाथ पर काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें एक लाइन की जरूरत होगी, तो मैं यहाँ एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ आपको कैप्स के ऑप्शन मिल रहे हैं। अभी देखिए बट कैप है, तो इसमें जो स्ट्रोक है वो जहां से लाइन स्टार्ट हुई है वहां से स्टार्ट हुई और जहां खत्म हो रही है वहां पर एंड हुई है। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन चूज करता हूँ तब आपको इस तरह से राउंडेड एंड पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आप प्रोजेक्टिंग कैप करते हैं तब देखिए लाइन के आगे भी वो 7.5 पॉइंट्स आगे बढ़कर आपको वो स्ट्रोक मिलेगा। तो ये आपके स्ट्रोक के अलग अलग ऑप्शंस हो गए। इसके बाद आपको डैश्ड लाइन का ऑप्शन मिलता है,
तो अगर आपको यहाँ सॉलिड स्ट्रोक के बजाय डैश चाहिए तब आप इसे डैश कर दीजिए, और यहाँ आपको डैश कितना चाहिए और गैप कितना चाहिए उसका ऑप्शन मिलता है। सपोज मुझे यहाँ पर 15 पॉइंट की डैश चाहिए और 10 पॉइंट की गैप चाहिए, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा देखिए यहाँ डैश 15 पॉइंट की है और जो गैप है वो 10 पॉइंट्स की है। इसके बाद अगर आपको फिर से 20 पिक्सल्स की चाहिए, उसके बाद गैप आपको 5 पिक्सल्स की चाहिए, तो इस तरह से आप इसे अपने जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर आपको एरो हेड्स के ऑप्शन मिलते हैं। इन चीजों को आप ट्राई करके देखिए। इनमें भी आपको इसके साइज, स्केलिंग के ऑप्शन और अलाइनमेंट के ऑप्शन मिलते हैं। तो इन चीजों को आप अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखिए ये अजीब सी लग रही है, तो हम एक काम करते हैं, इसकी लेंथ हम इंक्रीज कर लेते हैं, और देखिए आपको इस तरह से कुछ अजीब सा एक एरो मिल चुका है। तो आप अलग अलग तरह से स्ट्रोक अप्लाई करके इन चीजों को यूज कर सकते हैं। अभी मैं अनडू करता हूं इसे। इसके बाद आपको स्ट्रोक्स के और भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ से आप स्ट्रोक के डिजाइन्स चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसकी डैश लाइन के ऑप्शन ऑफ करता हूँ। तब देखिए यहाँ आपको अलग अलग स्ट्रोक के डिजाइन्स मिल रहे हैं, तो इनमें से आप कोई भी डिजाइन चूज कर सकते हैं इस तरह से। उसी तरह से यहाँ भी आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो इनमें से आपको जो जैसा डिजाइन चाहिए आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है ओपेसिटी का। ओपेसिटी का मतलब ये है कि जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो आपको उसके पीछे के ऑब्जेक्ट्स को दिखाना है या नहीं दिखाना है, उस चीज को आप ओपेसिटी से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस रेक्टेंगल को रेड कलर कर देता हूं और यहां से ग्रीन रेक्टेंगल में इसके ऊपर ले आता हूं, और अब देखिए अगर मैं ग्रीन रेक्टेंगल की ओपेसिटी कम करता हूं, देखिए यहां से मैंने 51 कर दिया, तब पीछे जो रेड कलर की रेक्टेंगल है वो भी मुझे दिखाई दे रही है, और जो ग्रीन रेक्टेंगल थी वो अब ट्रांसपेरेंट सी हो गई है। तो इस तरह से आप ओपेसिटी कम या ज्यादा करके उसके पीछे के ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं, अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तब। अभी अगर आपने एक चीज ध्यान दिया हो तो देखिए पहले ये जो ग्रीन वाली रेक्टेंगल है वो पीछे थी और अभी ये ऊपर आ चुकी है, तो उस चीज को हम अरेंजमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं इस रेक्टेंगल को भी यहीं ले आता हूं और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, तो अभी देखिए येलो रेक्टेंगल जो है वो सबसे पीछे है, सेंटर पर रेड है, उसके बाद टॉप पे ग्रीन है। अगर मुझे ग्रीन रेक्टेंगल को पीछे ले जाना है तब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके जो स्क्वायर ब्रैकेट है लेफ्ट वाली उसे प्रेस करूंगा, तब ये पीछे चली जाएगी, देखिए इस तरह से। और उसी तरह से मैं राइट साइड की स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करता हूं कंट्रोल के साथ, तब ये ऊपर की तरफ आती जाएगी। या फिर अभी आपको इसकी शॉर्टकट की याद नहीं है, तब आप उस ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ अरेंज में जाइए और देखिए यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड एंड सेंड टू बैक का ऑप्शन है। यहाँ से भी आप वन बाय वन क्लिक करके इसकी अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं कंट्रोल के साथ ब्रैकेट प्रेस करता हूं तब ये एक स्टेप आगे या पीछे जाएगी, और मैं शिफ्ट कंट्रोल के साथ ब्रैकेट की प्रेस करता हूं तब ये सिंगल क्लिक में ही सबसे आगे या सबसे पीछे चली जाएगी। इसके बाद आपके पास अलाइनमेंट के ऑप्शन होते हैं। उसके लिए हमारे पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होने चाहिए, और यहाँ देखिए आपके पास लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन के ऑप्शन है। उसी तरह से आप अगर चाहें तो वर्टिकल अलाइन कर सकते हैं, इस तरह से टॉप, सेंटर एंड बॉटम अलाइन। उसके बाद आपके पास यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन के भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि इस तरह से आपको जैसा भी डिस्ट्रीब्यूट करना है आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें अलाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑप्शन बार से अलाइन कीजिए, या फिर सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिखाई देता है, तो आप अगर आप चाहें तो आप पैनल से भी अलाइन कर सकते हैं या फिर ऑप्शन बार से भी अलाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी सिलेक्शन टूल की। अब हम चलते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की ओर। उसके लिए भी हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल बना लिया। और देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, जब हम सिलेक्शन टूल पर थे तब कोई भी ऑब्जेक्ट पूरी तरह से छोटी या बड़ी होती थी, उसकी कोई एक एंकर पॉइंट या पाथ हम एडिट नहीं कर सकते थे।
तो उसके लिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज कर सकते हैं। और यहाँ देखिए जैसे कि ये वाली एंकर पॉइंट जो है वो मुझे पोजीशन चेंज करनी है, तो मैं उस पर एक पहले उसे सिंगल क्लिक करके इस तरह से सेलेक्ट करूंगा। और अब अगर मैं इसे मूव करता हूं तो इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का शेप मैं चेंज कर सकता हूं। उसी तरह से अगर मेरे पास एक सर्कल है और मैं उसके कोई एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूं इस तरह से, और अब अगर मैं चाहूं तो इस तरह से इसकी शेप चेंज कर सकता हूं। देखिए जब आप किसी लाइन से बने हुए ऑब्जेक्ट पर हैं तब आपको उसमें टेंजेंट या फिर हैंडल्स नहीं मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करता हूं तब देखिए यहाँ सिर्फ एक एंकर पॉइंट है, और वही अगर मैं सर्कल को सेलेक्ट करता हूं तब देखिए एक ब्लू कलर की आपको एक लाइन शो हो रही है। इसे हैंडल्स कहते हैं। हैंडल्स का यूज होता है किसी भी कर्व के डायरेक्शन को कंट्रोल करना। तो इस तरह से आप हैंडल्स मूव करके लेफ्ट राइट या फिर इस तरह से रोटेट करके आप किसी भी कर्व के शेप को चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन यूज करके। और सिलेक्शन टूल की ही तरह अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर रहते हुए भी अल्ट प्रेस करके इस तरह से ड्रैग करते हैं तब आपको उस ऑब्जेक्ट की कॉपीज मिलने लगेंगी। अब देखिए जब मैं कोई एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं तब यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट देखिए अभी यहाँ पर कर्व है, मीन्स दोनों साइड आपको जो हैंडल्स दिखाई दे रहे हैं वो एक सिंगल लाइन में है। अगर आपको ये कॉर्नर पॉइंटेड चाहिए तब आप इस ऑप्शन पर जाइए और ये पॉइंटेड कॉर्नर हो जाएगी। अगर आपको फिर से ये पहले जैसे ही कर्व में चाहिए तब आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और ये देखिए ये फिर से अब कर्व बन चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पर हैंडल्स किस तरह से देखने हैं उसके ऑप्शंस मिलते हैं। फिर अगर आप चाहते हैं जैसे कि इसमें देखिए अभी 4 एंकर पॉइंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। आप चाहते हैं ये वाले एंकर पॉइंट डिलीट हो जाए, तब देखिए अगर आप इसे सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं तब ये एक ओपन पाथ बन जाएगी। हम ये चाहते हैं कि ये एक क्लोज्ड पाथ ही रहे, तब आप उसे सेलेक्ट कीजिए उस एंकर पॉइंट को और यहाँ आपको माइनस के आइकन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कीजिए। तब देखिए ये शेप चेंज हो गया है और एंकर पॉइंट्स कम हो चुके हैं। मैं अनडू करता हूँ, कंट्रोल जेड से आप अनडू करते हैं और शिफ्ट कंट्रोल जेड से रीडू करते हैं इस तरह से। मैंने फिर से ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ आपको एक सीजर का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तब देखिए आपको कोई भी चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हुआ क्या है कि ये पाथ जो है वो ओपन हो चुकी है और यहाँ से ये पाथ कट हो गई है। तो आप इस पाथ पर एक सिंगल क्लिक कीजिए और उसके बाद इसे मूव करके देखिए, तो यहाँ देखिए ये पाथ अभी ओपन हो चुकी है। और अब अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को फिर से जोड़ना चाहते हैं तो आप इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा और इस तरह से आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर सेकंड ऑप्शन है, आप राइट क्लिक कीजिए, एवरेज कीजिए, ओके करने के बाद और ध्यान रहे आपको सिर्फ उन्हीं एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है। अब आप राइट क्लिक करके इन्हें एवरेज कर लीजिए और अभी भी ये पॉइंट्स ज्वाइन नहीं हुए हैं देखिए। तो अब फिर से इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट कीजिए और अब आप इसे ज्वाइन कर लीजिए और अब ये एक सिंगल पॉइंट्स बन चुका है इस तरह से। तो ये यूज था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। अब देखिए सपोज आपने कोई डिजाइन बना ली, यहाँ मैं सिर्फ सर्कल्स बना रहा हूँ। इस तरह से आपने कुछ एक डिजाइन बना लिया है और अब आप चाहते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट की तरह रहे, तब आप उसे ग्रुप करके रख सकते हैं। देखिए अभी अगर मैं इन्हें सेलेक्ट करता हूं तो ये सभी ऑब्जेक्ट सिंगल सिंगल सेलेक्ट होंगे, पर मैं इसे एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहता हूं। तब उस केस में मैं इन सभी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके मैं इसे ग्रुप कर देता हूं। या फिर आप अपने कीबोर्ड से भी कंट्रोल जी प्रेस कर सकते हैं और अब देखिए ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुका है और अब आप इसे इस तरह से ट्रांसफॉर्म या फिर रोटेट कर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि जब आपके पेज पर बहुत सारे डिजाइन्स आ जाएंगे और एक डिजाइन के अंदर ही, जैसे कि ये तो एक सिंपल डिजाइन है, सपोज मैंने एक फेस बनाया होता जिसमें 2 आंखें होती, उसके आईब्रोज होते, प्यूपिल्स होते, नोज, माउथ, बहुत सारी चीजें होती, तो मैं हर बार उनके एक एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसका फेस मूव नहीं कर सकता हूँ।
तब उस केस में मैं क्या करूंगा, उसके पूरे फेस को सेलेक्ट करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना लूंगा ग्रुप करके। और तब जब भी मुझे उसके फेस को मूव करना हो, मैं सिर्फ किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके इस तरह से उसे मूव कर सकता हूं। तो इस तरह से आपको ग्रुप करना पता होना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम किसी ग्रुप को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ 3 रेक्टेंगल्स का एक ग्रुप है। अगर मैं इनका कलर चेंज करता हूँ, तब देखिए इन सभी रेक्टेंगल्स के कलर चेंज हो जा रहे हैं। पर अगर इस तरह से चेंज हो तो फिर हमारे ग्रुप का पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो येलो वाली रेक्टेंगल है उसकी कलर मुझे चेंज करना है। तब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। आप ग्रुप के किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर रहते हुए वहां डबल क्लिक कीजिए और अब देखिए ये एक आइसोलेशन मोड में आ चुका है। ये जो बार दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि अभी आप आइसोलेशन मोड में हैं। अगर आपके पास कोई और ऑब्जेक्ट होता तो वो अभी फेड होकर आपको दिखाता। तो इसका मतलब ये है कि आप अभी सिर्फ ग्रुप के अंदर की चीजें ही एडिट कर सकते हैं, उसके बाहर की चीजों पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब मुझे इस येलो कलर को ब्लू कलर में करना है। तो यहाँ देखिए ये ब्लू कलर अब हो चुका है। और अब मैं बाहर किसी भी एम्प्टी एरिया पर डबल क्लिक करूंगा और वो आइसोलेशन मोड अब चला जाएगा। तो इस तरह से आप ग्रुप का यूज कर सकते हैं। इसका यूज काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए इसकी शॉर्टकट आपको याद रखनी है। कंट्रोल जी से आप ग्रुप कर सकते हैं और शिफ्ट कंट्रोल जी से आप अनग्रुप कर सकते हैं। देखिए मैंने शिफ्ट कंट्रोल जी प्रेस किया और अब ये चीजें अलग अलग हो चुकी हैं। अगर मुझे इन्हें फिर से ग्रुप करना है तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करता हूं। और अब देखिए, फिर मुझे इन तीनों चीजों को सेलेक्ट करना होगा और अब मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूं। और अब देखिए ये सभी एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह मूव करेंगी और ट्रांसफॉर्म होंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि इलस्ट्रेटर में हम डिफरेंट शेप्स किस तरह से बना सकते हैं। तो पहला शेप है हमारा रेक्टेंगल। तो यहाँ देखिए आपको एक एरो शो हो रहा होगा, एक ट्रायंगल शो हो रहा है। तो जिस भी टूल के साइड में आपको एक ट्रायंगल शो हो रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर और भी अलग अलग टूल्स हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करके होल्ड करना होगा, तब देखिए इसके अंदर और जो भी टूल्स हैं वो आपको शो होंगे। तो यहाँ से हमने रेक्टेंगल टूल लिया और अगर आप क्लिक करके इस तरह से रेंडमली ड्रैग करते हैं तब आपको रेक्टेंगल मिलेगा। और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से ड्रैग करेंगे तब आपको स्क्वायर मिलेगा। इन सभी को मैं डिलीट करता हूं और फिर से हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं। अब उसके बाद देखिए जैसे ही आप रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं तो फिर से आपको वही सारी प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। यहाँ से आप इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं और स्ट्रोक आपको जो भी चाहिए, जो भी थिकनेस में चाहिए, उस थिकनेस में आपको स्ट्रोक मिल जाएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ कॉर्नर्स पे 4 सर्कल्स जैसे शो हो रहे हैं। इन सर्कल्स का यूज करके आप इनके कॉर्नर्स राउंडेड कर सकते हैं। तो अगर मैं इस सर्कल पर क्लिक करता हूं और इस तरह से ड्रैग करता हूं, तब देखिए रेक्टेंगल के जो शार्प कॉर्नर्स थे वो अब राउंडेड हो चुके हैं। और अगर आपको इनके राउंडनेस के डिजाइन चेंज करने हैं तब आप अल्ट प्रेस कीजिए और इस पर एक सिंगल क्लिक कीजिए। तो इस तरह से देखिए अब इसके कॉर्नर के डिजाइन चेंज हो चुके हैं। इनमें 3 डिजाइन आपको मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हो गए आउटसाइड कर्व, सेकंड ऑप्शन इनसाइड और थर्ड ऑप्शन इस तरह से। और अगर आप सिर्फ एक ही कॉर्नर पर काम करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी है। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आइए और किसी एक कॉर्नर को इस तरह से ड्रैग करके सेलेक्ट कीजिए और अब देखिए आप सिर्फ एक सिंगल कॉर्नर पर भी काम कर सकते हैं। और अब सपोज मैं चाहता हूं मैं इन दोनों कॉर्नर्स पर काम करना, तो मैं इन दोनों कॉर्नर्स पर भी काम कर सकता हूं और इनके डिजाइन्स में इस तरह से चेंज कर सकता हूं। तो देखिए हमने एक सिंपल सा रेक्टेंगल लेकर कुछ अलग ही डिजाइन बना लिया है। तो इस तरह से आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। रेक्टेंगल टूल में इतनी ही चीजें हैं। इसके बाद हम सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल। तो ये भी बिल्कुल रेक्टेंगल टूल की ही तरह है, बस इसमें जब आप इसे बनाते हैं तब आपको पहले से ही राउंडेड कॉर्नर्स मिलते हैं। उसके बाद आप इसे कम या ज्यादा इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से एलिप्स टूल मिलती है। तो इससे आप जिस तरह से पहले रेक्टेंगल हम बना रहे थे, तो अब आप इससे एलिप्स टूल या एलिप्स क्रिएट कर सकते हैं।
और अगर आपको सर्कल क्रिएट करना है तब आप शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से क्लिक कीजिए, तब आप यहाँ से सर्कल बना सकते हैं। तो हमने अभी सर्कल बना लिया है और अब अगर इस सर्कल का शेप आपको चेंज करना है तब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आ जाइए और जिस एंकर पॉइंट को आपको मूव करना है या उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, आप इस तरह से उसके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी जब मैं इस हैंडल को मूव करता हूं तो इस हैंडल के साथ साथ उसके अपोजिट साइड की हैंडल भी मूव होती है, या फिर यूं कहें कि यहाँ आपको एक स्मूथ कर्व ही मिल रहा है। अगर आपको उसे पॉइंटेड कर्व में कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ जो कर्व है और यहाँ जो कर्व है उनके डायरेक्शन आप अलग अलग कंट्रोल करना चाहते हैं, तब आप इस हैंडल के लास्ट में जो सर्कल शो हो रहा है उसे क्लिक करने से पहले कीबोर्ड से अल्ट प्रेस कीजिए और अब इसे इस तरह से मूव करेंगे। तब देखिए ये पॉइंट अब ब्रेक हो चुका है और अब आप इन दोनों ही हैंडल्स को अलग अलग मूव कर सकते हैं इस तरह से। और जैसे ही आपकी कोई भी एंकर पॉइंट पॉइंटेड होती है, आपको यहाँ से उसे कॉर्नर राउंडेड करने का ऑप्शन मिलता है, तो इस तरह से आप उसके कॉर्नर्स भी राउंड कर सकते हैं। तो देखिए हमने एक सर्कल क्रिएट किया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करके हमने उसके शेप इस तरह से चेंज कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं जो कि है पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल जब भी आपको ट्रायंगल या फिर हेक्सागन, हेप्टागन कोई भी मल्टीपल एजेस वाले शेप बनाने हैं तब आप पॉलीगन का यूज करते हैं। तो देखिए अभी जब मैं क्रिएट कर रहा हूं तब ये एक हेक्सागन बन रहा है। मैं चाहता हूं कि ये ट्रायंगल बनाए, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए देखिए यहाँ मुझे अभी एक हेक्सागन मिल चुका है और यहाँ एक स्क्वायर जैसा मुझे शो हो रहा है। तो इसे अगर मैं अप या डाउन इस तरह से मूव करता हूँ तब इसके नंबर ऑफ साइड्स मुझे इंक्रीज या डिक्रीज करने का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपने शेप बना लिया और उसके बाद आपको उसके नंबर ऑफ साइड्स कम या ज्यादा करने हैं, तब वो आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आपको बनाते वक्त ही, जैसे कि अभी मैंने यहाँ हेक्सागन बनाया और अब मुझे इसके नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करने हैं, तब मैं एरो से अप साइड क्लिक करूंगा तो इसके एजेस इंक्रीज होंगे और अगर मैं डाउन की प्रेस करता हूं तब देखिए इसके नंबर ऑफ साइड्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका है आप सिंगल क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए आपको रेडियस और साइड्स के ऑप्शन मिल रहे हैं। तो रेडियस सपोज मैं यहाँ से 300 पॉइंट्स कर देता हूँ और साइड्स में यहाँ से 5 करके एंटर प्रेस करता हूँ और देखिए यहाँ आपको एक पेंटागन मिल चुका है विथ 5 साइड्स। उसी तरह से अगर आप रेक्टेंगल टूल पर रहते हुए सिंगल क्लिक करते हैं तब आपको विड्थ और हाइट का ऑप्शन मिलता है और आप ओके करेंगे तब उस साइज में आपको रेक्टेंगल मिलेगा। एलिप्स के लिए भी आपके पास सेम ऑप्शन है। आप इस तरह से ड्रैग करने के बजाय एक सिंगल क्लिक कीजिए और यहाँ से आप उसकी विड्थ और हाइट डिफाइन करके ओके प्रेस करेंगे, तब आपको इस तरह से उस साइज में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी शेप मिल जाएगा। इन्हें मैं डिलीट कर देता हूं। अब आपके पास ऑप्शन है स्टार टूल का। सिंपल है, अगर आपको स्टार बनाना है तब आप इस तरह से स्टार टूल का यूज कर सकते हैं। इसमें भी अब अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज या डिक्रीज करने हैं तब आप अप या डाउन की का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको स्टार की डेप्थ इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तब आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कीजिए और माउस को आप इस तरह से लेफ्ट या राइट ले जाते हैं, तब देखिए उसकी डेप्थ कम या ज्यादा हो रही है। तो ये हो गया आपका स्टार टूल। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं कि किसी भी शेप में आप कलर किस तरह से फिल कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमने देखा कि यहाँ से आप कलर पैनल ओपन करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप यहाँ कलर पैनल पर अगर देखें तो देखिए अभी आपको RGB मीन्स रेड, ग्रीन और ब्लू शो हो रहा है। तो यहाँ से आप रेड, ब्लू, ग्रीन की क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज करके भी इसके कलर चेंज कर सकते हैं। कलर पैनल से अगर आप कलर चेंज कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए कि यहाँ अभी सामने आपको फिल कलर शो हो रहा है। तो अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ या फिर स्वेच पैनल से कोई भी कलर लेता हूँ तब इसका फिल कलर ही चेंज होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका स्ट्रोक का कलर चेंज हो तब आप एक स्ट्रोक पर एक सिंगल क्लिक कीजिए। अब देखिए स्ट्रोक सामने है,
तो अब अगर आप इसमें कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं या फिर आप यहाँ से कलर पैनल से इसे चेंज करते हैं तो वो स्ट्रोक ही चेंज होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि फ्रंट में आपका स्ट्रोक है या फिल कलर है। ये हो गई सॉलिड कलर। सॉलिड कलर क्या होते हैं? इसमें 100% एक सिंगल कलर ही शो हो रहा है। सपोज मैं चाहता हूं कि ये कलर यहाँ से व्हाइट हो और धीरे धीरे ग्रेजुअली ये ब्लैक कलर में चेंज हो जाए, तो उस केस में हम ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए अभी आपको एक कलर में दिखाई दे रहा है, जो भी कलर आपने सेलेक्ट किया हुआ है। इसे मैं अभी रेड करता हूं तो देखिए रेड कलर शो हो रहा है। यहाँ 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कलर, लास्ट ऑप्शन है नो कलर। मीन्स अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए अब इसमें कोई भी कलर नहीं है, इसमें अभी व्हाइट कलर भी नहीं है। देखिए अगर मैं इधर लाता हूं तब देखिए इसमें अभी कोई भी कलर नहीं है। और अगर आपको ग्रेडियंट चाहिए तब आप सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और अब देखिए इसमें ये व्हाइट से ब्लैक में स्लोली चेंज हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि इस ग्रेडियंट का कलर कुछ और हो, लाइक रेड टू येलो में चेंज हो। उसके लिए देखिए यहाँ आपको ग्रेडियंट शो हो रहा है। अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो आप विंडो में जाइए और यहाँ आपको ग्रेडियंट मिल जाएगा। यहाँ आपको देखिए 2 कलर शो हो रहे हैं, एक है व्हाइट और एक है ब्लैक। इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए कलर में आपको सिर्फ ब्लैक शो हो रहा है, तो यहाँ से आप RGB सेलेक्ट कर लीजिए। और रेड कलर आपको चाहिए तो आपने यहाँ रेड कलर ले लिया। और यहाँ मुझे येलो कलर चाहिए तो यहाँ से भी मैं RGB करूंगा और यहाँ से आप येलो सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब देखिए रेड टू येलो चेंज हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि सेंटर में मुझे कोई और कलर भी मिले, तब देखिए यहाँ मैं जाऊंगा और जैसे मुझे ये प्लस का सिंबल शो हो रहा है मैं एक सिंगल क्लिक करता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ मुझे कोई और कलर चाहिए, तब मैं यहाँ से इसकी RGB वैल्यू चेंज करके वो कलर अचीव कर सकता हूँ। इस तरह से देखिए तो अब मुझे यहाँ से रेड फिर ग्रीन फिर येलो मिल जाएगा। तो आपको जितना भी कलर चाहिए आप चेंज कर सकते हैं। तो एक तरीका हो आप कलर पैनल से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि सपोज मुझे एग्जैक्ट यही येलो कलर चाहिए इस पोजीशन पे, तो मैं इसे क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करूंगा तब भी ये कलर यहाँ पर फिल हो जाएगी। सपोज मैं रेड यहाँ ड्रैग करता हूँ तब देखिए यहाँ पर अलग अलग कलर्स अब फिल होते जा रहे हैं इस तरह से। इसके बाद और ऑप्शन आपको मिलता है। सपोज मुझे इस कलर को चेंज करना है तब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और ये देखिए कलर पैनल अब ओपन हो चुका है। तो यहाँ से भी मैं चाहूँ तो इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। ये कुछ तरीके हो गए कि आप ग्रेडियंट में किस तरह से कलर्स चेंज कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है कि देखिए यहाँ आपको ग्रेडियंट टूल मिलता है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब देखिए यहाँ जो स्ट्रिप आपको शो हो रही है सिमिलर चीज यहाँ भी शो हो रही है। ये 100% सेम चीज है। तो इसे आप जैसा आप चेंज करना चाहें वैसा कर सकते हैं। अभी देखिए जैसे कि मैंने यहाँ से ये ब्राउन वाला सेलेक्ट किया और इस पर अब अगर मैं डबल क्लिक करके इसका कलर चेंज करना चाहता हूं तो उसका ऑप्शन भी अब मेरे पास है। तो इस तरह से आप इसे स्लाइड करके इसके पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से डबल क्लिक करके भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं या फिर यहाँ से डबल क्लिक करके भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके फिल में अलग अलग कलर्स ले सकते हैं और सेम प्रोसीजर फॉलो करके आप इसके स्ट्रोक में भी ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ध्यान रखिए जब भी आप इसके कलर्स फिल कर रहे हैं तब आपको उस ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया है तब आप उसमें कलर्स फिल या फिर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको सिलेक्शन टूल पर रहते हुए उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टूल पर चलते हैं, लाइन सेगमेंट टूल। सिंपल सा टूल है। आपको जब भी लाइन क्रिएट करनी हो तब इस तरह से आप लाइन सेगमेंट टूल यूज करके क्लिक एंड ड्रैग कीजिए और आपकी लाइन क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइन क्रिएट करनी है तब आप ड्रैग करते हुए शिफ्ट प्रेस कीजिए और इस तरह से वो लाइन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर 45 डिग्री पर आ जाएगी। एक चीज का ध्यान रखिए जब आप लाइन क्रिएट कर रहे हैं तब उसमें आप फिल कलर कुछ भी दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइन में कोई भी फिल नहीं होता है। लाइन में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक होती है
तो इस तरह से स्ट्रोक में जो भी चीजें होती हैं वो आप लाइन में यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। इसके बाद आपके पास सेकेंड टूल है आर्क टूल। तो इस तरह से आप आर्क क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से उसकी साइज पता है आपको, तो आप यहाँ से उसकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की लेंथ, यहाँ से ओपन या क्लोज, ये सारी चीजें आप फिल करके डायरेक्टली इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग ये होती है कि आप देखिए सिंगल क्लिक करके इस तरह से अगर बनाते हैं तब आपको एक सिंगल आर्क मिलेगी। पर उसी के साथ ही अगर आपको ये जो की वन के पहले जो की रहती है उस की को आप प्रेस करते हैं इसे बनाते हुए, तो आप इस तरह से क्रिएटिव शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये आपके सभी टूल्स के साथ होगी, सिर्फ आर्क टूल के साथ की बात नहीं है। अगर आप लाइन टूल पर ये काम करते हैं तब आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर स्पाइरल टूल मिलती है। इसमें भी आप डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, रेडियस, डीके रेट, ये सब चीज सेलेक्ट करके आप मैनुअली वैल्यू देकर भी बाकी शेप्स की तरह स्पाइरल टूल का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल है और उसके बाद आपको यहाँ पर पोलर ग्रिड टूल मिलती है इस तरह से। काफी सिंपल से टूल्स हैं, इन्हें आप प्रैक्टिस करेंगे तब खुद ब खुद आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आपके पास है शेपर टूल। देखिए जैसे कि अभी हम लोग यहाँ से सर्कल या फिर रेक्टेंगल, ट्रायंगल बना रहे थे, वो सारी चीजें हम इस टूल से भी बना सकते हैं। इनमें क्या है, आप अपने हाथों से माउस का यूज करके रफ एक फिगर बनाइए और इलस्ट्रेटर खुद ब खुद उसे आइडेंटिफाई करके कोई शेप क्रिएट कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ से एक रफ ट्रायंगल बनाता हूँ, तब देखिए ट्रायंगल ऑटोमेटिक बन चुका है। अगर मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, एलिप्स बनाता हूँ तब एलिप्स बन जाएगा। और अगर आपको इसकी कलर चेंज करनी है तब आप इस तरह से इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको पेंसिल टूल मिलती है। तो देखिए लाइन सेगमेंट टूल यूज करके हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते थे। पेंसिल टूल यूज करके आप इस तरह से जिगजैग या फिर कोई भी रैंडम शेप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। और अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तब आपको उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेंगे, जैसे कि इसकी रफनेस कम या ज्यादा करनी है तो उस टाइप की चीजों को आप यहाँ पैनल से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्मूथ टूल मिलता है। तो स्मूथ टूल जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अगर आपके पाथ में बहुत ज्यादा रफनेस है, जैसे कि मैं यहाँ से एक रफ शेप बना लेता हूँ इस तरह से पेंसिल टूल का यूज करते हुए, ये देखिए। और अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एंकर पॉइंट्स काफी ज्यादा हो गए हैं, तो मुझे इसमें एंकर पॉइंट्स कम करने हैं। तब मैं स्मूथ टूल पर जाऊंगा और इस तरह से इस पर फेरता जाऊंगा और देखिए ये काफी स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए इसके एंकर पॉइंट्स कम होते जा रहे हैं। जहाँ शार्प एजेस हैं वो एजेस आपके स्मूथ होकर राउंडेड हो रहे हैं, और जहाँ जहाँ जरूरत है इलस्ट्रेटर खुद से ही वो सारे एंकर पॉइंट्स भी डिलीट करता जाएगा जिनकी जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह से आपको अगर स्मूथ करना है किसी भी कर्व को, तब आप स्मूथ टूल यूज करके वो कर्व स्मूथ कर सकते हैं। ये देखिए जितने भी कॉर्नर्स थे वो सभी मैंने स्मूथ कर लिया है। और इसमें भी अगर आपको स्ट्रेंथ कम या ज्यादा करना है तो यहाँ से आप फिडिलिटी कम या ज्यादा करके वो सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पाथ इरेजर टूल है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल है और सिंपल है। अगर हमें इसकी पाथ इरेज करनी हो, जैसे कि यहाँ से यहाँ मुझे पाथ इरेज करनी है या फिर यहाँ से यहाँ मुझे पाथ इरेज करनी है, तो देखिए ये पाथ अब इरेज हो चुका है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी क्लोज पाथ से पाथ इरेज करते हैं तब उसके बाद वो ओपन पाथ बन जाएगी। ओपन पाथ मीन्स यहाँ जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो ब्लैक स्ट्रोक है यहाँ से यहाँ तक तो है पर ये बीच से गायब है, क्योंकि ये एक ओपन पाथ बन चुकी है। इसके बाद आपके पास जॉइन टूल होता है। तो जब भी आपके पास इस तरह से कोई ओपन पाथ होती है और उन दो पॉइंट्स को आपको जोड़ना होता है, पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह से आप उन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके ज्वाइन कीजिए, तब वो दोनों पॉइंट एक लाइन से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह से लाइन है जो कि काफी पास पास में है और अभी अगर आप इसे जोड़ना चाहते हैं, इसे ज्वाइन करना चाहते हैं,
तब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो रही है, पर मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से ज्वाइन ना हो, ये दोनों पॉइंट्स आगे जाएं और आगे जाकर जहां भी इन्हें इंटरसेक्ट होना है वहां ज्वाइन हो। तब उसके लिए मैं जॉइन टूल का यूज करूंगा। उसके लिए पहले आप इस पाथ को सेलेक्ट कीजिए। अब जॉइन टूल यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और इस तरह से उसे एक सर्कल बना दीजिए। तब देखिए दोनों लाइंस आपस में ही एक्सटेंड हुए और जिस पॉइंट पर वो दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे थे, वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे थे, वहां जाकर ये दोनों लाइंस कनेक्ट हो गए हैं और अब ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। इसके बाद आपके पास है पेंट ब्रश टूल। पेंट ब्रश टूल काफी सिंपल सा टूल है। आपको जब फ्री हैंड कोई भी स्ट्रोक बनाना हो तब आप पेंट ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने एक स्ट्रोक बनाया और देखिए इसमें फिल कलर नहीं है, सिर्फ स्ट्रोक है। तो यहाँ फोटोशॉप ने एक स्ट्रोक क्रिएट करके दे दिया है। अभी देखिए इसकी ब्रश की साइज काफी बड़ी है। अगर आपको इसकी साइज कम या ज्यादा करनी है तब आप कर्ली ब्रैकेट की से या स्क्वायर ब्रैकेट की से इसकी साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। और अब अगर आप बनाते हैं तब इस ब्रश की साइज छोटी हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि पेंट ब्रश टूल से आप जो भी चीज बना रहे हैं उसमें सिर्फ स्ट्रोक होगी। इसी तरह से आपको ब्लॉब ब्रश टूल मिलता है। ये भी पेंट ब्रश टूल की ही तरह है। इसमें डिफरेंस ये है कि देखिए पेंट ब्रश टूल में आपको स्ट्रोक मिल रहा था और ब्लॉब ब्रश टूल में आपको फिल कलर मिलता है। इसका मतलब अगर आप इसका कलर चेंज करते हैं तब देखिए आपकी फिल कलर चेंज होगी। वहीं अगर आप पेंट ब्रश टूल पर हैं तब वो आपको स्ट्रोक में कलर मिलेगा। इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो दोनों को देखने में काफी हद तक सेम लगते हैं पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। ब्लॉब ब्रश टूल से आप जो भी शेप बना रहे हैं, देखिए इस तरह से मैंने एक शेप बनाया या ऐसा एक शेप बनाया ब्लॉब ब्रश टूल से, तब उसमें जो कलर है, सॉरी मैंने अभी ये पेंट ब्रश से बनाया तो भी ये स्ट्रोक बनी है। और अगर मैं यही सेम चीज ब्लॉब ब्रश टूल से बनाता हूं तब देखिए इसमें फिल कलर मुझे मिल रहा है। इसके बाद हम चलते हैं इरेजर टूल पर। तो इसके लिए पहले हमारे पास एक शेप होना चाहिए। तो मैंने एक शेप बना लिया और इसमें मैं एक ब्लैक कलर का स्ट्रोक ऐड कर देता हूं। और अब मैंने इरेजर लिया और इसे मैं बीच से इरेज करता हूं। तब देखिए जहां तक मैंने इरेजर टूल यूज किया वहां से ये पाथ इरेज हो चुकी है और अभी भी ये एक क्लोज्ड पाथ ही है। मैं फिर से एक रेक्टेंगल टूल लेता हूं और इस बार मैं सीजर टूल लेता हूं और इस तरह से इसके एक एज से दूसरे एज पर मैं क्लिक करता हूं। और अब देखिए क्या हुआ है, सीजर टूल से ये ऑब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, प्लस ये एक ओपन पाथ बन चुका है। तो जैसे कि पहले हमने देखा था सीजर टूल, जब हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देखा था, यहाँ आपको सीजर टूल मिल रहा था। काफी हद तक ये भी सेम चीज है और सिंपल सी चीज है। इसके बाद आपके पास नाइफ टूल मिलता है आपको। तो उसके लिए हम फिर से रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और अब नाइफ टूल पर रहते हुए मैं इस रेक्टेंगल के बाहर से एक पाथ ड्रॉ करूंगा इस तरह से। और देखिए ये जो रेक्टेंगल था वो अब दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड हो चुका है। इस तरह से आप नाइफ टूल, सीजर, इरेजर अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं मैजिक वांड टूल की ओर। ये टूल क्या करता है, जो आपके सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करने के काम आता है। सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत सारे रेक्टेंगल्स ले लेता हूँ और इन सभी के मैं स्ट्रोक्स ऑफ कर लेता हूँ और सबके कलर्स चेंज कर देता हूँ। इस तरह से किसी को येलो, किसी को रेड, किसी को पिंक, इस तरह से हम अलग अलग कलर्स ले लेते हैं। और अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं सभी ब्लू कलर्स के रेक्टेंगल्स जो हैं उन्हें सेलेक्ट करूं, तब एक ऑप्शन है कि मैं किसी एक पर क्लिक करूं, फिर कीबोर्ड से शिफ्ट होल्ड करते हुए इस तरह से एक एक करके मैं उन्हें सेलेक्ट कर सकता हूं। पर इमेजिन कीजिए, सपोज यहाँ अभी 6 ब्लू कलर के रेक्टेंगल्स हैं, इसके जगह आपके पास 100 रेक्टेंगल्स हों, तब पॉसिबल नहीं हो कि आप एक एक करके सभी रेक्टेंगल्स को सेलेक्ट करें।
और हम इस तरह से ड्रैग करके भी सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दूसरे रेक्टेंगल्स भी सेलेक्ट हो रहे हैं। उस केस में आप मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट किया और किसी भी एक ब्लू रेक्टेंगल पर मैं क्लिक कर देता हूं और देखिए ऑटोमेटिक उस कलर के जितने भी रेक्टेंगल्स है वो सभी सेलेक्ट हो गए हैं। मैं यहाँ से येलो रेक्टेंगल्स के और कुछ कॉपीज ले लेता हूँ और देखिए मैं किसी एक येलो रेक्टेंगल को अगर क्लिक करता हूँ तब बाकी रेक्टेंगल्स भी सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये सिंपल से यूज है मैजिक वॉन्ड टूल का। इसके बाद आपके पास लैसो टूल आता है। सपोज आप चाहते हैं कि यहाँ से 2-3 रेक्टेंगल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक एक को सिंगल क्लिक करके ना करें। जैसे कि पिछले बार की तरह ही कि कोई कंडीशन है हमारे पास कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम एक एक करके सेलेक्ट नहीं कर सकते, तब हम लैसो टूल यूज करेंगे। और देखिए इस तरह से अगर मैं अभी सेलेक्ट करूं तो जहां जहां से मैंने अपना कर्सर मूव किया सिर्फ वो पॉइंट सेलेक्ट हो चुके हैं। अभी मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूं आपको। देखिए इस तरह से मैंने सिर्फ कुछ रेक्टेंगल्स को सेलेक्ट किया और अब मैं अगर उन्हें मूव करता हूं, देखिए सिर्फ वही रेक्टेंगल्स मूव हो रहे हैं क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हीं रेक्टेंगल्स को सेलेक्ट किया। जरूरी नहीं है कि आप पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। जैसे कि अभी मैं देखिए इसके हाफ एरिया को ही सेलेक्ट कर रहा हूं और अभी अगर मैं डिलीट प्रेस करूं तब देखिए कुछ पॉइंट्स डिलीट हो गए हैं। वो पॉइंट्स इसलिए डिलीट हुए क्योंकि मैंने सिर्फ लासो टूल यूज करके सिर्फ उन्हीं एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट किया हुआ था। जैसे कि मैं इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके अगर डिलीट करता हूं तब देखिए वो एंकर पॉइंट डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से आपको अगर लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर किसी ऑब्जेक्ट से कुछ एरिया के एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करना हो तब आप लैसो टूल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं किसी भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जो कि है पेन टूल। अभी तक हमने देख लिया रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, तो इन सब से क्या है हम कोई स्टैंडर्ड शेप ही क्रिएट कर सकते हैं, लाइक हेक्सागन, ट्रायंगल, सर्कल, एलिप्स, रेक्टेंगल या फिर लाइन। अगर आपको कस्टमाइज किसी और शेप में कोई ऑब्जेक्ट बनानी हो या कोई शेप क्रिएट करना हो तब उस केस में हम पेन टूल यूज करते हैं। यहाँ आपको पेन टूल मिलेगा। इसके अंदर भी देखिए आपको और ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो मैं इसके अंदर भी देखिए आपको और ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो पहले हम पेन टूल चेक कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कि आप रेक्टेंगल बना रहे थे तब इस तरह से सिंपल क्लिक एंड ड्रैग कर रहे थे। अब हम पाथ क्रिएट करेंगे किसी रैंडम शेप को बनाने के लिए। तो यहाँ से पहले मैं स्ट्रोक का कलर ब्लैक कर लेता हूँ और फिल मैंने ऑफ कर दिया है। और अब देखिए मैं 2-3 पॉइंट्स पर इस तरह से क्लिक करता हूँ तब देखिए पाथ क्रिएट होता जा रहा है। मैं अभी क्लिक करके ड्रैग नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ क्लिक किया है। और जो फर्स्ट पॉइंट पर जाकर मैं फिर से अगर क्लिक करता हूँ तब ये अब एक क्लोज पाथ क्रिएट हो चुका है और एक क्लोज शेप मुझे मिल गई है। और अब अगर मैं चाहूँ तो इसमें कोई भी कलर फिल कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर मुझे एक ट्रायंगल क्रिएट करना है तब मैं ट्रायंगल क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मुझे एक पेंटागन क्रिएट करना है मैं पेंटागन भी बना सकता हूँ। या अगर एक क्वाड्रिलेटरल मुझे बनाना है तो इस तरह से मैं वो भी क्रिएट कर सकता हूँ। ये जो चीजें थी वो बनी अभी स्ट्रेट लाइन यूज करके, ठीक है। ये जो भी शेप बन रही है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन को यूज करके बन रही है। अब अगर मुझे इसे कर्व में बनाना हो तब मैं क्या करूंगा, देखिए मैंने एक पॉइंट पर इसे क्लिक किया और नेक्स्ट पॉइंट पर मैं क्लिक करके इसे ड्रैग करता हूं इस तरह से। तब देखिए यहां मुझे एक कर्व मिला है। उसके बाद अगर मैं इस पॉइंट पर एक सिंगल क्लिक करता हूं और उसके बाद मैं कहीं सिंगल क्लिक करता हूं तब देखिए ये मुझे फिर से एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। और यहाँ क्लिक करके मैं अगर ड्रैग करता हूं तो मुझे फिर से पाथ मिलेगा। और अगर फिर से मैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर एक सिंगल क्लिक कर देता हूं तब ये एक क्लोज पाथ बन जाएगी। मैं फिर से आपको करके दिखाता हूं। देखिए मैंने क्लिक करके ड्रैग किया, यहाँ मुझे कर्व मिल चुका है। और स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक करके अगर मैं ड्रैग करूं तब देखिए अभी भी इसकी शेप चेंज हो रही है और ये मुझे एक शेप मिल चुका है। और पेन टूल से जब भी आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तब उस एंकर पॉइंट पे आपको इस तरह से हैंडल मिलेगा जिसे आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे रहते हुए उसकी डायरेक्शन या पोजीशनिंग आप
चेंज कर सकते हैं इस हैंडल को यूज करके। अब देखिए हमने एक पाथ क्रिएट कर लिया है और अब मैं इसमें कुछ करेक्शंस चाहता हूं, जैसे कि इसमें एंकर पॉइंट्स काफी ज्यादा हैं, कोई एक एंकर पॉइंट मुझे डिलीट करना है, तब मैं पेन टूल पर ही रहूंगा और सपोज मैं चाहता हूं ये एंकर पॉइंट डिलीट करना। तब देखिए जैसे ही मैं उस एंकर पॉइंट पर जाता हूं, मैं इसका कलर पहले चेंज कर लेता हूं ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो देखिए इस एंकर पॉइंट पर अगर मैं अपना कर्सर ले जाता हूं, तब देखिए वो पेन टूल में जो स्टार है वो चेंज होकर माइनस बन जाता है। तो इसका मतलब इस पर अगर मैं क्लिक करूं तब वो एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगी। मैं फिर से इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करता हूं, तब वो एंकर पॉइंट डिलीट होगी। और अगर मैं किसी पाथ के ऊपर ले जाता हूं, तब देखिए प्लस शो हो रहा है। तो अभी अगर मैं क्लिक करूं तो वहां पर और एंकर पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे। शेप में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं क्योंकि एंकर पॉइंट ऐड हुआ है। अगर मुझे शेप में चेंज करना है तो वो एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके मैं इस तरह से उस शेप को चेंज कर सकता हूँ। उसी तरह से अगर कर्व में भी मुझे चेंज करने हैं तो उसके लिए भी मैंने कर्व पहले सेलेक्ट किया और जहां भी मैं क्लिक करूंगा वहां से एंकर पॉइंट ऐड या डिलीट होते जाएंगे। इसके बाद हम इसके और कुछ चीजें देखते हैं। अभी देखिए मैं क्लिक करके जब ड्रैग करता हूं और उसके बाद मैं किसी थर्ड पॉइंट पर जब क्लिक करता हूं, तब देखिए यहाँ इस कर्व की डायरेक्शन यहाँ से मुझे स्मूथ मिल रही है। मैं चाहता हूं कि यहाँ से इस कर्व की डायरेक्शन इधर राइट साइड ना होकर किसी और डायरेक्शन में हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करूंगा और ये हैंडल के लास्ट में जो सर्कल है उसे क्लिक करके मैं ड्रैग करूंगा जिस डायरेक्शन में भी मुझे पाथ चाहिए। और उसके बाद अगर मुझे पाथ में यहाँ एक एंकर पॉइंट चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक करके फिर ड्रैग करता हूँ और यहाँ से मुझे फिर से ये शेप चेंज करना है, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। तो मैंने अल्ट प्रेस करके इस हैंडल का डायरेक्शन चेंज किया और इस तरह से मैं उसका डायरेक्शन चेंज करते हुए पाथ क्रिएट कर सकता हूँ इस तरह से। तो इसमें आप कोई भी रैंडम शेप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक सपोज मुझे एक लीफ बनाना है तो मैंने यहाँ एक सिंगल क्लिक किया, यहाँ इस तरह से मैंने ड्रैग किया और अल्ट प्रेस करके मैंने इस हैंडल का डायरेक्शन चेंज किया और स्टार्टिंग पॉइंट में इस तरह से मैंने लीफ क्रिएट कर लिया है। तो इस तरह से जब भी आपको कोई कस्टमाइज शेप बनानी हो तो उसके लिए आप पेन टूल यूज कर सकते हैं। सिंपली जब रेक्टेंगल या सर्कल से आपका काम हो सकता है तब आप रेक्टेंगल या सर्कल या पॉलीगन टूल यूज कीजिए, लेकिन जब आपको कस्टम कोई शेप और क्रिएट करनी है तब आपको पेन टूल यूज करना होगा। अब इसके बाद हम इसके बाकी पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। तो यहाँ मैंने एक शेप क्रिएट कर लिया है और देखिए जैसा कि मैंने बताया आपको एंकर पॉइंट ऐड करने हैं, तब आप पाथ पर जैसे ही क्लिक करेंगे और आपको प्लस का सिंबल अगर शो हो रहा है तब आप पेन टूल से ही और एंकर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर ऐड एंकर पॉइंट टूल पर मिलता है। ये पूरी तरह से सेम चीज है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। उसी तरह से डिलीट एंकर पॉइंट है। तो अगर आपको कोई एंकर पॉइंट डिलीट करना है तब आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एंकर पॉइंट है। तो देखिए अभी हमारे पास ये पॉइंट जो है, मैं चाहता हूं कि यहाँ जो पॉइंटेड कॉर्नर है वो एक कर्व में या फिर एक स्मूथ पॉइंट में बदल जाए। तो मैं एंकर पॉइंट पर रहते हुए इस एंकर पॉइंट पर आऊंगा और यहाँ से इसे इस तरह से ड्रैग कर दूंगा। तो देखिए ये जो कॉर्नर थी वो चेंज होकर अब कर्व में कन्वर्ट हो गई है। मैं अनडू करता हूं। उसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक कर्व में बन जाए, तब मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा और इस तरह से ड्रैग करूंगा और ये एक कर्व में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर इस पॉइंटेड एंकर पॉइंट को मुझे कर्व में कन्वर्ट करना है तब इस तरह से मैं उसे कर्व में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। सिंपल है। और ये कुछ हद तक किसी किसी पॉइंट पर आपके डायरेक्ट सिलेक्शन की टूल की तरह भी आप यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये सिंपल सी चीजें होगी पेन टूल की। काफी सिंपल सी टूल है। अगर आप सही तरीके से इसकी प्रैक्टिस करते हैं और सही तरीके से आप सीखते हैं तब आप इसमें अच्छा हाथ आपका बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब आपको कोई भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज करने में काफी दिक्कतें आएंगी।
तो पेन टूल का आप अच्छे से यूज करना सीखिए। अगर आपको पेन टूल और ज्यादा डिटेल में सीखना है तब इसी चैनल पर ही आपको फोटोशॉप के क्लास में पेन टूल की क्लास भी मिल जाएगी। आप वहां जाकर पेन टूल की डिटेल्ड क्लास भी देख सकते हैं। वो क्लास हालांकि फोटोशॉप की है, पर इलस्ट्रेटर में भी पेन टूल सेम यूज होता है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में चले जाइए, पेन टूल 90% सेम रहता है। तो अगर आपने एक सॉफ्टवेयर में पेन टूल यूज करना सीख लिया तो अगले सॉफ्टवेयर में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद पेन टूल की ही तरह एक टूल है आपके पास, कर्वेचर टूल। तो अगर आपको कर्व बनाना है तब देखिए हमें पेन टूल में क्लिक करके ड्रैग करना होता था। कर्वेचर टूल में आप सिंपली क्लिक करते जाइए और इस तरह से आपको कर्व मिल जाएगा। और कर्व कंप्लीट होने के बाद अगर आपको इसमें कुछ एडिटिंग करनी है तब इस तरह से आप क्लिक एंड ड्रैग कीजिए और आप अपनी मर्जी से कर्व को शेप दे सकते हैं कुछ इस तरह से। उसी तरह से सपोज आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है और अब आप इसको कर्व करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर्वेचर टूल पर रहते हुए ही उसे कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो काफी सिंपल से टूल्स हैं। इसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट टूल जिसकी शॉर्टकट है टी। इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। पहले हम टाइप टूल चेक कर लेते हैं। टाइप टूल भी आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। पहला होता है कैरेक्टर टेक्स्ट, जिसमें कि इस तरह से जैसे कि आपको ये लॉरेम इप्सम लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपको एक सिंगल लाइन में मिलेगी। दूसरा तरीका होता है पैराग्राफ टेक्स्ट। देखिए कैरेक्टर टेक्स्ट में मैंने सिर्फ एक सिंगल क्लिक किया और टेक्स्ट मैंने टाइप किया कुछ इस तरह से। पर अगर मैं सिंगल क्लिक करने के बजाय क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करूं तब देखिए आपको एक बाउंडिंग बॉक्स मिल रहा है और साथ में टेक्स्ट आपको एक पैराग्राफ के रूप में मिल रहा है। तो इसे हम कहते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट। और इस तरह से जब हमें लिखना होता है उसे हम कहते हैं कैरेक्टर टेक्स्ट। जब आपको कोई हेडिंग देनी होती है या सब हेडिंग देनी होती है या कोई टैगलाइन आपको लिखना होता है तब आप कैरेक्टर टेक्स्ट यूज करते हैं। कैरेक्टर टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट टूल लेने के बाद आप सिर्फ एक सिंगल क्लिक करते हैं। और दूसरा तरीका है पैराग्राफ टेक्स्ट। तो जब आपको पैराग्राफ लिखना होता है लाइक मैगजीन में या न्यूज़पेपर वगैरह की चीजों में पूरा पैराग्राफ एक लिखा हुआ होता है तो उस केस में आप पैराग्राफ यूज करेंगे। अब हम इसके बाकी चीजों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक टेक्स्ट है। इसकी साइज अगर आपको छोटी या बड़ी करनी हो तब आप सिलेक्शन टूल पर आएंगे और इस तरह से आप इसकी साइज छोटी या बड़ी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टेक्स्ट टूल में टेक्स्ट एडिट करने के लिए आपको पहले कैरेक्टर पैनल समझना होगा। कैरेक्टर पैनल यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपको कैरेक्टर पैनल दिखाई नहीं दे रहा है तब आप विंडो पर जाइए और यहाँ आपको नीचे कैरेक्टर पैनल मिलेगा। एक्चुअली फोटोशॉप में इसे कैरेक्टर, यहाँ पर कैरेक्टर लिखा हुआ होता है। इलस्ट्रेटर में आपको यहाँ पर टाइप मिलेगा और इसके अंदर कैरेक्टर है। तो यहाँ से आपको कैरेक्टर पैनल मिल जाएगा और इसे अगर आप देखें तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है फॉन्ट चेंज करने का। तो आपको जो भी फॉन्ट चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी फॉन्ट चेंज नहीं हुआ, उसका रीजन ये था कि मैंने यहाँ टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया था। तो अब मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे ये वाली फॉन्ट रखनी है तो मैंने ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फॉन्ट के सब कैटेगरीज जो होते हैं, जैसे कि इस फॉन्ट में एक ही कैटेगरी है तो इसमें सिर्फ बोल्ड शो हो रहा है। अगर हम कोई और फॉन्ट लेते हैं लाइक एक्यूमिन में लेता हूं तो यहाँ आपको काफी सारे अलग अलग उसके सब कैटेगरीज मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप उसके फॉन्ट की टाइप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर साइज, जो मैंने अभी माउस से इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करके जो इसकी साइज सेट किया था मैंने, वही साइज आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। अभी इसकी साइज 24 है। इसे मैं अगर 50 कर दूं तो ये इसकी साइज हो जाएगी। वहीं अगर मैं इसकी 10 साइज कर दूं तो इसकी साइज 10 हो जाएगी। इसके साथ ही आप यहाँ से भी क्लिक करके इसकी साइज चेंज कर सकते हैं। इस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ।
कॉपी नहीं कहना चाहिए, इसके नीचे मैं और एक बार इसी टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से, जिससे कि मुझे अभी 2 लाइन मिल गए हैं इसके। ध्यान रहे ये अभी पैराग्राफ नहीं है, अभी भी ये कैरेक्टर टेक्स्ट ही है। इसके बाद देखिए आप इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस कम या ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है। देखिए अगर मैं इसे इंक्रीज करता हूं तो दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, और अगर मैं इसे कम करता हूं तब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होने लगेगी। और अगर आपने इसमें काफी बार चेंज कर लिया और उसके बाद आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग में जो पोजीशन थी या जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वही वैल्यू आ जाए, तब आप इस एरो पर क्लिक कीजिए और यहाँ आपको ऑटो का ऑप्शन मिलता है। तो अभी देखिए ये ऑटो स्पेसिंग जो होती है, जो वैल्यू उसकी होनी चाहिए वो वैल्यू अभी मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्टिकल मैट्रिक्स और ऑटो के ऑप्शन मिलते हैं। इनमें हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, इन्हें आप सेलेक्ट करके देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो चीज समझ में आने लगेगी। इसके बाद जैसे कि देखिए अभी हमने देखा कि 2 लाइंस के बीच की डिस्टेंस, उसी तरह से आप 2 लेटर्स के बीच के डिस्टेंस भी यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इसे 50 कर दूं, तब देखिए इसकी साइज इंक्रीज नहीं हो रही है, इनमें 2 लेटर्स के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। इसे हम ट्रैकिंग कहते हैं। अगर मैं इसे 200 कर दूं तब आपको समझ में आएगा। देखिए इस तरह से इसकी ट्रैकिंग इंक्रीज, या फिर आप इसे -50 कर दें तो इसके बीच के डिस्टेंस डिक्रीज भी हो सकती है। स्टैंडर्ड वैल्यू इसमें 0 होती है। तो इस तरह से आपको डिजाइन के अकॉर्डिंग जब भी इसकी ट्रैकिंग या लीडिंग इंक्रीज या डिक्रीज करनी हो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलती है इसकी हाइट, मीन्स अभी एक स्टैंडर्ड हाइट में है। अगर आपको इसकी हाइट इंक्रीज करनी है, इन टेक्स्ट की या लेटर्स की हाइट इंक्रीज करनी है, तो अभी जैसे कि 100 है, मैं इसे 200 कर देता हूँ। तब देखिए इस लेटर की हाइट इंक्रीज हो गई है। मैं सेकेंड लाइन डिलीट कर देता हूँ। उसी तरह से अगर आपको इसकी विड्थ कम या ज्यादा करनी है तब आप इसकी विड्थ भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अगर आप इसे रीसेट करना चाहते हैं तो फिर से इन दोनों को आप 100% कर दीजिए और ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। इसके बाद आपके पास है बेस लाइन शिफ्ट करने का। अभी देखिए आपको टेक्स्ट के नीचे ये एक लाइन शो हो रही है, ये इसकी बेस लाइन है। अगर आपको टेक्स्ट की बेस लाइन चेंज करनी है तब आप इसका यूज कर सकते हैं। इसे मैं अभी 50 करता हूं तो देखिए ऐसा लग रहा है कि ये लाइन पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई, पर एक्चुअल में वो चीज नहीं हुए। हम किसी एक लेटर के साथ ये चीज करें तब आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ से P और I सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसकी बेस लाइन में ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। देखिए तो अभी P और I जो है बेस लाइन से 19 पॉइंट ऊपर चले गए हैं। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव में है तब ये ऊपर जाएगी, और यहीं अगर मैं -20 कर दूं तब देखिए ये नीचे की ओर हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको सिर्फ इन 2 लेटर्स के बीच की स्पेसिंग इंक्रीज करनी है तो उसके लिए भी आप सिर्फ उन 2 लेटर्स को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ वैल्यू दीजिए, तब सिर्फ उन लेटर के बीच की ही वैल्यू चेंज होगी। तो इस तरह से आप अपने डिजाइन के हिसाब से आपको जैसे रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप इन सारे वैल्यूज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको किसी एक लेटर की या सभी लेटर्स की रोटेशन चेंज करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैंने एंगल इंक्रीज किया और आई की जो एंगल है वो रोटेट होने लगी है। तो इस तरह से जब भी आपको किसी लेटर के एंगल चेंज करना है तो इस तरह से आप उसे चेंज कर सकते हैं। मैं फिर से सारी चीजें रिसेट कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट लेटर्स कैपिटल रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि सभी लेटर्स कैपिटल हो जाए, तो मुझे फिर से टाइप करने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तब देखिए सभी लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे। अगर मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तब देखिए फर्स्ट लेटर अगर मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं तब देखिए सभी लेटर्स कैपिटल हैं, लेकिन जो मैंने स्मॉल लेटर्स टाइप किए थे उनकी साइज छोटी रहेगी। इसे मैं अंडू करता हूं और इसके बाद आपके पास MS वर्ड की ही तरह सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के ऑप्शन देखिए। अगर मैं सुपर स्क्रिप्ट में करता हूं तब ये ऊपर चली गई है
और अगर मैं सबस्क्रिप्ट में करता हूँ तब ये नीचे चली गई। देखिए इसकी जो ट्रैकिंग, लीडिंग वगैरह थी वो सारी वैल्यूज अभी भी सेम है। इसका ऐसा नहीं है कि साइज कम हुआ है, साइज वही है अभी भी, बट ये सबस्क्रिप्ट में चली गई है। उसी तरह से आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर आपको एक क्रॉस लाइन चाहिए इस तरह से, तब आप उसे क्रॉस भी कर सकते हैं। इसके बाद हम पैराग्राफ टेक्स्ट को समझते हैं। तो इसके लिए मैं पहले इसकी साइज डिक्रीज कर लेता हूँ और यहाँ मैं क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करता हूँ। देखिए जब भी आप इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करेंगे, तब इलस्ट्रेटर खुद से ही उसके टेक्स्ट फिल कर देता है उसमें। उसके बाद आप चाहें तो अपना टेक्स्ट उसमें टाइप कर सकते हैं, और अगर आपके पास टेक्स्ट नहीं है तब इलस्ट्रेटर खुद से ही उसमें टेक्स्ट फिल करके देता है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट है, मैं इसे ही कॉपी करके एक बार और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे पास पर्याप्त क्वांटिटी हो। अब हम देखते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट में क्या सेटिंग्स होते हैं। यहाँ जो भी सेटिंग्स है वो तो सेम रहेंगे। इसमें भी अगर आप यहाँ से कोई वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तब उसकी वैल्यू चेंज होने लगेगी। इस पर हम दोबारा नहीं जाते। इसके बाद आपको पैराग्राफ की सेटिंग्स देखनी होती है। तो यहाँ देखिए पैराग्राफ का पैनल है। अगर ये पैनल आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप विंडो में जाइए और टाइप के अंदर आपको यहाँ पैराग्राफ शो होगा। तो यहाँ पर आपके पास जस्टिफाई करने का ऑप्शन है, अलाइन करने का ऑप्शन है। आपको लेफ्ट अलाइन चाहिए, राइट चाहिए, सेंटर चाहिए, या फिर किस तरह से आप इसे जस्टिफाई करना चाहते हैं, वो सारे सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। उसी के साथ ही आपने जो बॉक्स अभी बनाया है, तो देखिए उस बॉक्स के लाइन से बिल्कुल ये सटी हुई है। अगर आपको ये डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करना है तब इन वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ से पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस होना चाहिए, यहाँ देखिए वो चीजें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको हाइफनेट करना है या नहीं करना है, उन सभी चीजों को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो खैर काफी सिंपल सी चीजें हैं, एमएस वर्ड में भी इसी टाइप की चीजें होती हैं। ये सब चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे तब खुद ब खुद आपको सारी चीजें इजिली समझ में आ जाएंगी। मैं इन चीजों को अभी रिसेट कर देता हूँ। तो ये हो गई कैरेक्टर टेक्स्ट एंड पैराग्राफ टेक्स्ट। इसके बाद टाइप टूल में हमारे पास और ऑप्शन है एरिया टाइप टूल का। तो इसके लिए पहले हमें एक शेप चाहिए होगा। तो पहले हम एक यहाँ पर एलिप्स क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ से मैंने एरिया टाइप टूल सेलेक्ट किया और इस एलिप्स पर सिलेक्शन रखते हुए मैंने एरिया टाइप टूल लिया हुआ है और इस पाथ के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तब देखिए उस शेप के अंदर ही सारे टेक्स्ट फिल हो गए हैं। देखिए यहाँ पर मुझे और अलग से शेप की अब जरूरत नहीं है, या फिर मुझे बार बार एंटर प्रेस करके नीचे आकर शेप चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं उस शेप पर क्लिक करूंगा, वो चाहे कोई भी शेप हो, एरिया टाइप टूल मैंने सेलेक्ट किया और उस शेप के पाथ पर अगर मैं इस तरह से क्लिक करता हूं तब ऑटोमेटिक उस शेप के अंदर वो टेक्स्ट फिल हो जाएगा। और ये जरूरी नहीं कि आप एलिप्स पर ही रहें, आप किसी हेक्सागन पर भी हैं अगर। देखिए यहाँ मैंने एक हेक्सागन बनाया और अब इसके पाथ पर मैं क्लिक करता हूं और देखिए उस हेक्सागन के अंदर पूरा टेक्स्ट आ चुका है। मैं फिर से एक हेक्सागन क्रिएट करता हूं और देखिए जरूरी नहीं है कि आप एरिया टाइप टूल पर हो, आप टाइप टूल पर ही रहिए और जैसे ही आप इस शेप के अंदर अपना टूल लाते हैं तब देखिए उसका शेप चेंज होता है, उसकी आइकन चेंज होती है। जब आप पाथ के ऊपर एरो ले जाएंगे तब देखिए उसकी आइकन थोड़ी चेंज होती है, एक सर्कल दिखाई देता है आपको। और अभी अगर आप क्लिक करें तब उस पाथ के अंदर आपको टेक्स्ट फिल होकर मिल जाएगा। ये इतनी सी चीज थी और बाकी सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जी, सभी को मैं डिलीट करता हूँ। इसके बाद आपके पास टाइप ऑन पाथ टूल है, तो हम उसके लिए एक पाथ क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। और मैं यहां से लेता हूं टाइप ऑन पाथ टूल और इस पाथ के ऊपर कहीं भी अगर मैं क्लिक करूं तब देखिए इस तरह से उस पाथ के ऊपर मैं टाइप कर सकता हूं। इसके बाद अगर मुझे इसे मूव करना है तब मुझे सबसे पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर जाना होगा और देखिए आपको दो यहाँ पर एंकर पॉइंट्स जैसा दिखाई दे रहा है। तो अगर मुझे इसे लेफ्ट ले जाना है तो जैसे ही मैं कर्सर यहाँ ले जाता हूँ देखिए कर्सर चेंज हो रही है और नीचे एक एक्स्ट्रा एरो दिखा रहा है जो कि राइट की तरफ है।
तो अभी अगर मैं क्लिक करके इसे लेफ्ट लाता हूँ, तब मेरा टेक्स्ट लेफ्ट आ जाएगा, और वैसे ही अगर मैं इस तरफ ले जाता हूँ, तब आपको राइट साइड से कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है। और अगर आपको अभी जैसे कि देखिए ये पाथ के ऊपर है, अगर आप चाहते हैं ये पाथ के नीचे हो, तब आप सेंटर पे इस तरह से कर्सर ले जाइए, फिर आपको अप साइड एक एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ आप क्लिक करके इसे नीचे ड्रैग कीजिए, और अभी देखिए टेक्स्ट आपकी नीचे हो चुकी है। तो ये चीज हो गई टाइप ऑन पाथ टूल। इसके बाद आपके पास वर्टिकल टाइप टूल है, तो अगर आपको वर्टिकली टाइप करनी हो तो इस तरह से आप वर्टिकल टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एरिया टाइप टूल है, वर्टिकल एरिया टाइप टूल। ये एरिया टाइप टूल और वर्टिकल टाइप टूल का मिक्सचर है। ये जो नीचे तीन ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आप ट्राई करके देखिए, काफी सिंपल से ऑप्शंस हैं ये, इनकी उतनी खास जरूरत नहीं पड़ती है, बट आप प्रैक्टिस करके एक बार देखेंगे खुद ब खुद आपको ये तीनों ऑप्शन समझ में आ जाएंगे। तो अभी मैं इन्हें स्किप कर रहा हूँ। तो ये हो गई आपकी टाइप टूल। इसके बाद हमारे पास है रोटेशन टूल। तो सबसे पहले इसके लिए हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया है। और देखिए जब सिलेक्शन टूल पर हम थे, और अभी अगर मैं इसे रोटेट करूं, तब ये अपने सेंटर पॉइंट से ही रोटेट हो रहा है। हम क्या करें कि ये चीज जो अभी रोटेट हो रही है, सपोज मैं चाहता हूं कि ये इस पॉइंट से रोटेट हो जहां मेरी कर्सर अभी है, तब उसके लिए हम इसकी जो एंकर पॉइंट है या पाइवट पॉइंट है उसे हमें चेंज करना होगा। तो उस केस में हम यूज करते हैं रोटेशन टूल या रोटेट टूल। तो यहाँ देखिए अब हमें एक एंकर पॉइंट या फिर पाइवट पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो इसे मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ, या ड्रैग करने के बजाय आप सिंपली क्लिक भी कर सकते हैं। और देखिए ये अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट हो रही है। अब अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ, तब देखिए वो अपने सेंटर पॉइंट से रोटेट होने के बजाय इस पाइवट पॉइंट से रोटेट हो रहा है। तो इस तरह से जब भी आपको रोटेशन देना हो, तब आप रोटेट टूल का यूज कर सकते हैं। और एक बार रोटेट करने के बाद अगर आप बार बार कंट्रोल डी इस तरह से प्रेस करें, तब वो चीज बार बार सेम एंगल से रोटेट होती जाएगी। ये हो गई एक पॉइंट कि अभी मैंने इसका एंकर पॉइंट सिंपली क्लिक करके इस तरह से ड्रैग किया था। अब रोटेट करने से पहले अगर मैं अल्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करूं, और अब अगर मैं इसे अल्ट प्रेस करके रोटेट करता हूं और माउस रिलीज कर देता हूं, और अब अगर मैं कंट्रोल डी करूं, तो ये ऑब्जेक्ट सेम एंगल से रोटेट होता हुआ रिपीट होने लगेगा। मैं एक बार फिर से आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, और रोटेट टूल लेकर मैं अल्ट प्रेस करके इस पॉइंट पर क्लिक करता हूँ, और अब मैं यहाँ से कोई भी एंगल देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ से 20 डिग्री एंगल दे दिया, और यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊंगा, तब ये हर बार 20 डिग्री रोटेशन के साथ कॉपी होती जाएगी। या फिर आप ये कर सकते हैं कि मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया और रोटेशन टूल लेकर मैंने इस तरह से इसके पाइवट पॉइंट चेंज किया, और अब अल्ट प्रेस करके मैं इसे इस तरह से रोटेट करता हूं, और कंट्रोल डी प्रेस करते जाइए, तब आपको इसकी कॉपीज सेम एंगल पे मिलती जाएंगी। ये टूल काफी सिंपल सा है, पर आप चाहे तो इससे काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक ग्रीन कलर की एक लीफ क्रिएट कर लेता हूं इस तरह से, और इसे मैं रोटेट कर लेता हूं। रोटेशन टूल लेकर मैंने इसका पाइवट पॉइंट चेंज किया, और अल्ट प्रेस करके मैं इसे इस तरह से रोटेट कर लेता हूं किसी एक एंगल पर। और अब मैं इसे कंट्रोल डी करूंगा, तब देखिए एक फ्लावर क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसमें कोई स्ट्रोक दे देता हूं इस तरह से, तब आपको ये बेटर समझ में आएगा। तो देखिए इस तरह से जब भी आपको कुछ ऑब्जेक्ट रोटेट करके रिपीटेशन में चाहिए, तब आप रोटेट टूल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास रिफ्लेक्ट टूल होता है। तो इसके लिए हम पहले कोई भी एक शेप बना लेते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास एक शेप है, और मैंने रिफ्लेक्ट टूल लिया, और सपोज यहाँ से मुझे इसे रिफ्लेक्ट करना है, तब देखिए उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये अब रिफ्लेक्ट हो गया है।
और देखिए इस तरह से अगर आप अल्ट प्रेस करके इसे रिफ्लेक्ट करते हैं तो अलग-अलग तरीके से आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी और डिज़ाइन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हम चलते हैं विड्थ टूल पर। विड्थ टूल क्या काम करता है, किसी भी स्ट्रोक को, जैसे कि हम किसी में 5 पॉइंट स्ट्रोक देते हैं तो वो यूनिफॉर्मली शुरू से आखिरी तक 5 पॉइंट की ही स्ट्रोक रहेगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बना लेता हूँ और इसे ब्लैक कलर का स्ट्रोक दे देता हूँ और मैंने यहाँ से इसे 14 या 12 पॉइंट का स्ट्रोक दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रोक कहीं से ज़्यादा थिक हो, कहीं से कम थिकनेस हो, तब उसके लिए हम विड्थ टूल का यूज़ करेंगे। काफ़ी सिंपल है इसे यूज़ करना। आप विड्थ टूल लीजिए, पाथ सेलेक्ट करके रखिए और जहाँ आपको इसकी विड्थ थिकनेस इंक्रीज करनी है, वहाँ कर्सर ले जाकर इस तरह से क्लिक करके ड्रैग कीजिए। इस तरह से आप विड्थ टूल का यूज़ करके आराम से किसी भी पाथ की थिकनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी देखिए मैं सिंगल क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ इस तरह से, तो ये दोनों ही साइड में, पाथ के दोनों साइड ही इसकी थिकनेस कम या ज़्यादा हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक साइड में हो तो आप अल्ट प्रेस कीजिए और अब अगर आप इसकी थिकनेस कम ज़्यादा करेंगे तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन में ही कम या ज़्यादा होगी, कुछ इस तरह से। तो काफ़ी सिंपल सा टूल है। इस तरह से आप विड्थ टूल का यूज़ करके अलग-अलग डिफरेंट टाइप के शेप्स या फिर पाथ की थिकनेस डिफरेंट टाइप से कंट्रोल कर सकते हैं। ये पाथ मैं अब डिलीट करता हूँ और मैं फिर से एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। इसी में सेकंड टूल है वार्प। तो ये टूल कुछ इस तरह से काम करते हैं। आप इसे क्लिक कीजिए और इस तरह से ड्रैग कीजिए, तब आपके शेप को ये डिफ़ॉर्म करने के काम आता है। इस पैनल में जितने भी आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, वो सभी आपके शेप्स को डिफ़ॉर्म करने के ही काम आते हैं। जैसे कि अभी हमने वार्प देखा, अब मैं कर्व टूल लेता हूँ और इस तरह से आप क्लिक कीजिए तो इस तरह से ये आपके शेप को डिफ़ॉर्म करेगा। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन लें, मैं छोटी लाइन लेता हूँ, आप इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन लीजिए और अब इसे आप वार्प कीजिए, तब देखिए इस तरह का आपको एक स्पाइरल मिल जाएगा। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, पकड़। ये इस तरह से आपके पॉइंट्स को एक पॉइंट पर ले आएगा। जैसे कि ये मैंने रेक्टेंगल बनाया और अब अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ, तब देखिए ये कुछ इस तरह का शेप क्रिएट करेगा। उसी के जगह अगर मैं एक सर्कल ले लूँ इस तरह से और इसे अब मैं पकड़ करूँ, तब ये देखिए चारों डायरेक्शन से इसने इसके शेप को चेंज कर दिया है। इसकी साइज में इंक्रीज कर लेता हूँ और अब हम फिर से इसे यूज करके देखते हैं। तब देखिए ये अंदर की तरफ इसे धकेल रही है। कुछ-कुछ ये वार्प टूल की तरह रहेगी, पर उसके साथ ही ये उसके पाथ को कॉन्ट्रैक्ट भी करने लगती है। ठीक है, तो ये शेप्स को डिफरेंट टाइप से डिफॉर्म करने के ऑप्शन है। इन्हें एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें यूज़ कीजिए, ऑटोमेटिक आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। इसके बाद आपके पास ब्लॉट है। ये पकड़ का जस्ट अपोज़िट है, वो इनसाइड कॉन्ट्रैक्ट करता था, ये आउटसाइड ले जाता है, इस तरह से देखिए। फिर आपको इसके बाद आपको स्केलअप टूल मिलता है, जो कि कुछ इस तरह से काम करेगा। ये देखिए। फिर आपको क्रिस्टलाइज़ का ऑप्शन मिलता है, जो कि जस्ट स्केलअप टूल का ऑपोज़िट होगा। फिर आपको रिंकल टूल मिलता है। इसके लिए हम दूसरा शेप ले लेते हैं और ये देखिए रिंकल टूल इस तरह से आपको रिंकल्स क्रिएट करके देगा। जब भी आपको इस तरह से कुछ डिफ़ॉर्मेशन चाहिए हो, तब आप रिंकल टूल का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए। और जब भी आपको किसी टूल के प्रॉपर्टीज़ चेंज करने हों, तब आप उस टूल पर डबल क्लिक कीजिए। जैसे कि इसका रेट ऑफ डिफ़ॉर्मेशन या फिर इसकी एम्पलीट्यूड वगैरह आपको चेंज करनी है, तो यहाँ पैनल से आप वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 1। आई गेस आपको क्लास पसंद आई होगी। 1 या 2 क्लास हम और करेंगे क्रैश कोर्स में और आपकी एडोबी इलस्ट्रेटर की बेसिक सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी।
आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि बाकी अपडेट्स भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।